सभी प्यारे साथियों को अनुसर का नमस्कार। ईएमआरएस और बिहार पीजीटी पर स्पेशल क्वेश्चंस हैं और इन स्पेशल क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके साथ में। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको मेरे हिसाब से पता रहनी चाहिए। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ करके जानी चाहिए। एग्जामिनेशंस में कुछ फार्मूले आपको पढ़ करके जाने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस आपको लगा करके जाने चाहिए, कुछ तरीके आपको अपनाने चाहिए जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट माने जाएंगे। तो इसी पर सबसे पहले मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग और लगा लें जो हमारे लिए बेनिफिट हो, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या क्या टॉपिक्स। देखिए, एक क्वेश्चन है जो मेरी नज़र में अभी मैंने नोट किया हुआ है और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको नोट किया हुआ। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। समय आपका जरूर लूंगा, ऐसा नहीं कि मैं आपका समय बर्बाद करूंगा। समय आपका बर्बाद नहीं होगा, अगर मेरे साथ आप रहेंगे तो समय किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होगा, चूंकि क्लास में टीचर भी पढ़ाता है तो फिर क्वेश्चंस को बताता है ना। चलिए, नंबर 1 पहला क्वेश्चन, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव के सेंट्रल एटम पर, तो सेंट्रल एटम तो यहाँ भाई ऑक्सीजन है, पहली बात तो आपको ये पहचाननी पड़ेगी। ये ऑप्शन जो आपका दे रखा है वो ऑप्शन मैं आपको बताए दे रहा हूँ। ऑप्शन क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन आपका sp2 दिया है, दूसरा ऑप्शन आपका sp3 दिया है, तीसरा ऑप्शन आपका sp3d दिया है, चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर sp3d2 दिया है। तो बहुत स्पष्ट है कि सेंट्रल एटम के बारे में पूछा है, तो सेंट्रल एटम तो यहाँ पर ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन की अगर हाइब्रिडाइजेशन आप निकालना चाहते हो तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भाई देखो, यहाँ पर एक H ये हो गया, एक O ये हो गया, एक H ये हो गया, तो ये तो दो हो गए। एक इसके पास में लोन पेयर जो डोनेट करेगा H पॉजिटिव को, फिर भी इसके पास 1 2 3 4 एक लोन पेयर इस पे बचा रहेगा। तो सिंपल सी बात है कि इसका आंसर जो आएगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरीज का बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन माना जाएगा ये, क्योंकि थोड़ा सा हट करके मैं क्वेश्चन को लेने की कोशिश कर रहा हूँ। हर तरीके से आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा आज। ऐसे ही आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत बेनिफिट दे सकती है। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, द करेक्ट, यहां पर मैं लिख सकता हूं करेक्ट द करेक्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, द करेक्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक कौन सी है इसमें? तो करेक्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए पहला ऑप्शन मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन यहाँ पर दिया है h स्क्वायर, और यहाँ पर आपका e माइनस ब्रैकेट लगा करके, ब्रैकेट के अंदर दिया है आपका e माइनस v, और यहाँ साई इज इक्वल टू 0। क्या ये वाली सही है? या फिर आपसे कहा जाए डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, या फिर यहीं पर जुड़ा है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन हो जाता है यहाँ पर n और h, और यहाँ पर वही सेम e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन आपके काम की है? तो मैं फिलहाल यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार बहुत ऑप्शन गलत लिखने से कोई मतलब नहीं है। आप सिंपल सा देखिए कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, जो मैं यहाँ पर ए ऑप्शन येलो कर रहा हूँ, यही श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन, इसे याद कर लीजिए। इसमें लैप्लेसियन ऑपरेटर के टर्म में भी इसे याद कर लेना, क्योंकि लैप्लेसियन ऑपरेटर के टर्म में भी ये डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m
अपॉन एच स्क्वायर और बाकी आगे वही ई माइनस वी साई पूरा लिखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है जगह कम पड़ गई, यहाँ पर जगह कम पड़ गई। लैप्लेसियन ऑपरेटर के टर्म में भी आप एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती, तो डेल स्क्वायर साई, यानी इतना हिस्सा जो है हम लैप्लेसियन ऑपरेटर से रिप्लेस कर देते हैं। फिर 8 पाई स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, और यहाँ पर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, ऐसे करके भी ये इक्वेशन पढ़ी जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन। और श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव फंक्शन है, मतलब इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव पार्टिकल, वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो इस तरीके की भी इक्वेशन आपसे पूछी जा सकती है, इसे याद करके जाइएगा। यहाँ पर डेल स्क्वायर जो है वो आपका लैप्लेसियन ऑपरेटर है, इस टर्म में भी ये इक्वेशन आपके सामने रखी जा सकती है बच्चा। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है साहब ये इक्वेशन, है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मस्त क्वेश्चन है, आपका दिल जीत करके जाएगा ये क्वेश्चन निश्चित है। अगर दिल न जीते तो अभी चैनल को अनसब्सक्राइब कर कत्तई अभी के अभी। अ नोडल containing the internuclear axis, the nodal containing internuclear axis exists in कहाँ एग्जिस्ट करती है? नंबर ए आपका पाई बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, पाई बॉन्ड। नंबर 2 बी पार्ट, यानी कि इसका बी ऑप्शन, सिग्मा बॉन्ड। सी ऑप्शन डेल्टा बॉन्ड। और डी ऑप्शन, कैपिटल डी बना देता हूं, डी ऑप्शन। समय आपका जरूर कंज्यूम कर रहा हूंगा मैं, लेकिन ये समय आपका समय बदल सकता है, ये समय आपका समय बदल सकता है, ध्यान दीजिएगा। एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब जवाब क्या होना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा अग्रसरित करते हैं उस दिशा में जहां आप जाना चाहते हैं, ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। देखिए, नोडल कंटेनिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, कहां पर इंटरन्यूक्लियर एक्सेस होगी, इस बात पर आपको अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेते हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, तो नोडल जहां पर इलेक्ट्रॉन के, नोडल कंटेनिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सेस जहां पर इलेक्ट्रॉन होने के चांस कम हो जाते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते, तो वही एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब एक्सिस जो होती है, अगर आप नोट करो, देखो अगर मैं पाई बॉन्डिंग बनाता हूं तो एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और एक होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग आपकी ये हो जाती है। और यहीं पर अगर मैं एक्सिस बताता हूं तो एक्सिस आपकी एक तो ये, और फिर इनकी एक्सिस ये हो जाती है, इस तरीके से ही तो होता है। तो ये हमेशा बोले जाते हैं आपका अलोंग नहीं होते हैं, ये परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में नोडल जो होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ आंसर फिर यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल होना चाहिए। बेस्ट क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन के साथ आपको कमेंट कर देना चाहिए। अगर आप, हमारे चैनल आपको अच्छा लगता है, इसमें बेस्ट प्रिपरेशन की आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, अगर आपको लगता है कि वाकई में क्वेश्चन हमारे लायक है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो फिर मौका मत गवाइए, एक छोटा सा कमेंट अनुसार के बॉक्स में डाल दीजिए, बस इसी समय, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है जो मुझे संभावना लग रही है, मैच द लिस्ट, इस लिस्ट को मैच करना है, ठीक है। मैच द लिस्ट में सेलेक्ट ऑप्शन भी आपको दूंगा। सबसे पहले यहां पर लिस्ट 1 डालता हूं मैं, लिस्ट 1, और यहां पर डाल देता हूं आपका लिस्ट 2, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन, जो आपको जरूरत हो सकती है ऐसे एग्जामिनेशन में, जिस एग्जामिनेशन को आप वाकई में दिल से क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो जरा आ जाइए, ए में दिया है इनर्ट गैस एलिमेंट, तो यहां पर मैं केवल इनर्ट गैस लिखे दे रहा हूं,
ठीक है, कौन कौन से इनर्ट गैस एलिमेंट हैं। और उसके बाद बी लिखे दे रहा हूं मेन ग्रुप एलिमेंट। क्या लिख रहा हूं? मेन ग्रुप एलिमेंट। सब जगह एलिमेंट है, इस बात का ध्यान दो। एलिमेंट्स तो यहां पर भी चलो लिख देते, तमन्ना आपकी ना रह जाए। एलिमेंट्स यहां पर भी लिख देता हूं। सी पार्ट यहां लिख देता हूं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट लिखे दे रहा हूं। और डी पार्ट में मैं लिखे देता हूं यहां पर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट और सरल भी, दोनों बातें। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यहाँ पर ऑप्शन आपको क्या दे रखा है? 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ये इनमें आपके ऑप्शन डाल रखे, इन्हें मैच करना है। यहाँ पर दिया है पहला NS1, NS1 2, NS2, ठीक है, और आगे NP5, ठीक है। इसके बाद यहाँ दिया है NS1 2, बड़ा तरीका बदला है, NS2 NP6। यहाँ दिया है NS(n-2) F में 1 से लेकर के 14 तक, और ब्रैकेट में n-1 D, ठीक है, n-1 पूरा लिख दिया इन्होंने। कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा और मेहनत करी है इन्होंने। क्या मेहनत करी वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेहनत ये की, इसमें लिख दिया SP मतलब S2 P6 और D1, वही D1, और लास्ट में और NS1 दे दिया, और कंफ्यूज NS2 दे दिया, सॉरी, और कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। फोर्थ वाले पॉइंट में इन्होंने दिया है n-1, डी में 1 से लेकर के 10 तक दिया, और 1 से लेकर के 9 तक दिया। देखो एक और नया कंफ्यूजन पैदा किया इन्होंने, यहाँ पर 1 से लेकर के 9 तक दिया। अब आप थोड़ा सा डाउट में आओगे, फिर यहाँ पर NS2 दिया। फिफ्थ वाले पॉइंट में इन्होंने n-1 D 10 दिया और NS2 दिया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कंफ्यूजियस कर रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ऑप्शन क्या दिए वो देखिएगा। यहाँ लिख दिया इन्होंने A, यहाँ लिख दिया B, यहाँ C, यहाँ पर D, ऑप्शन है ये। यहाँ पर आपका कोडिंग दे दी A B C और आपका D। पहला वाले ऑप्शन में लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 5। यहाँ पर क्या कर दिया? 4 1 2 3। फिर यहाँ पर 2 1 4 और फिर 3। उसके बाद 2 5 4 और ये ऑप्शन आपके सामने दिए। इन ऑप्शन में अब आपको एग्जैक्ट ऑप्शन ढूंढना है कि आखिरकार एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होना चाहिए। इस चीज की आपको तलाश जरूर रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मिला लेते हैं, सबसे बेटर है कि आंसर मिला लेते हैं। क्या मिल के आ रहा है आंसर? देखिए इनर्ट गैस का जो कन्फिग्रेशन है वो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ए वाले का तो भाई आंसर नंबर 2 ही है। तो यहाँ पर ये सी और डी ऑप्शन आ रहा है। अब मेन ग्रुप तो आपका ये मेन ग्रुप वाले में अगर आप चले जाएंगे तो ये हो गया। तो यहाँ इन्हीं दो से मुझे आंसर नंबर सी अब साफ दिखाई दे रहा है। तो यानी सी को मैं अब, क्योंकि 2 मिल गए तो बाकी फिर और ऑप्शन नहीं बचा, यहाँ पर मैच करना ही पड़ेगा। तो यही आंसर बेस्ट है और आपको इम्पोर्टेंट भी लग रहा हो। इससे भी बेस्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था मुझे नहीं पता, 4, क्वेश्चन नंबर 4 था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको मैं दिखा रहा हूं, ए, यहां पर फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। बी ऑप्शन पर चले आइए, फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन। फिर सी पे चले आइए, यहाँ पर फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन, लेस देन ब्रोमीन, लेस देन ग्रेटर देन आयोडीन।
ये ऑप्शन बनाया इन्होंने ग्रेटर देन आयोडीन, ये ऑप्शन बनाया। डी ऑप्शन पर चले आइए, इन्होंने बनाया फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन लेस देन ब्रोमीन और लेस। तो आप जान रहे हो कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। यानी कि अगर मैं इसके आंसर पर आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा तो मुझे बी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। बेस्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको इसी क्वेश्चन के साथ अपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसे क्वेश्चन लगा जरूर लेने चाहिए। अब चले आइए एक और क्वेश्चन की तरफ जो बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आ सकता है। ये भी मैच द लिस्ट से ही क्वेश्चन है। आज मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे उठाए हैं जो वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है। मैच द लिस्ट, मैच द मैच द लिस्ट, इस लिस्ट को मैच करना है। और ये क्वेश्चन अगर आप करोगे ना तो मैं जानता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पूरी मदद करेंगे, एग्जामिनेशन में 100% मदद करेंगे। यहाँ पर लिस्ट 1 ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिस्ट आपकी सेकंड ले लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ लिस्ट सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर चले आइए, लिस्ट सेकंड में यहाँ पर शुरुआत कर देता हूँ। यहाँ ABCD डाल देता हूँ ना। ए में लिख दिया मैंने यहाँ ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर लिख दिया मैंने। यहीं पर आयनिक मोबिलिटी लिख दी मैंने, आयोनिक आयोनिक मोबिलिटी लिख दिया, आयनिक मोबिलिटी लिख दी। यहाँ पर सी ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको, सी ऑप्शन दे रहा हूँ, आयनिक कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टिविटी दे रहा हूँ। और डी ऑप्शन जो आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, डी ऑप्शन, इसमें सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फर्स्ट पार्ट पे चलता हूँ 1, यहाँ पे चलता हूँ 2, यहाँ पे चलता हूँ 3, यहाँ पे चलता हूँ 4। यहाँ पर पहला है ऑप्शन सेंटीमीटर स्क्वायर V-1 S-1, तो मतलब वोल्ट साइमन है। उसके बाद आ जाइए ओम इनवर्स पे, चलिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर-2 और मोल -2। ठीक है, मोल माइनस सॉरी 1। इसके बाद चले आए थर्ड वाले पॉइंट पे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स पे दिया है। और फिर आपका एक फोर्थ पॉइंट दिया है यूनिटलेस, और एक पॉइंट और बढ़ाया फिफ्थ वाला जिसमें सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपके ऑप्शन क्या क्या बनाए हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ पर ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। यहाँ पर आपका वही ए लिख देता हूँ, यहाँ बी लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका मैं बी लिख देता हूँ, ये मैंने यहाँ बी लिख दिया साहब, यहाँ सी लिख दिया और यहाँ पर आपका मैंने डी लिख दिया। आंसर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। आंसर क्या है, पहले का दिया है 1, दूसरे में 2, फिर यहाँ 3 और यहाँ पर 4 दिया है। यहाँ पर 4 1, यहाँ पर 4, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ पर 3 दिया है। सी ऑप्शन पर चले जाए 3 4, यानी 3 4 2 5 दिया है। लास्ट में डी ऑप्शन में 4 1 3 5। अब आपको जवाब देना है कि आखिरकार इसका जवाब क्या होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मुझे याद है कि ट्रांसपोर्ट नंबर यूनिट में चलता है, यानी कि ए वाले का जवाब जो है वो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब यूनिट में चलने का मतलब यूनिट लेस क्वांटिटी मानी जाती है, जनरल कॉमन रहता है। तो फिर यहाँ पर जवाब तो मेरे हिसाब से फर्स्ट का फोर्थ होना चाहिए। फर्स्ट का फोर्थ 2 में दे रखा है, कंफर्म कर लेते हैं। फिर बी पार्ट को, आयनिक मोबिलिटी जो होती है वो मेरे हिसाब से सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स और सेंटीमीटर साइमन इनवर्स होती है। तो इसका मतलब फर्स्ट, अब फर्स्ट फिर 2 दे रखा है। अब यहीं पर डिसीजन हो जाएगा, सी वाले पर आ जाते हैं। सी वाले का मतलब हुआ आयनिक कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टिविटी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। तो ये हो गया। सेल कांस्टेंट जो है वो ये हो गया। इसका मतलब है फिर आंसर नंबर डी ऑप्शन जाना चाहिए। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ तो इसका जवाब मेरे अकॉर्डिंग तो है फिर डी। अब आप एक बार जरूर चेक करिए
कि सर ने जो आंसर बताया क्या ये सही, अगर ये सही है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के एक कमेंट इसी समय मौका वारदात पे अंजाम दे दिए कि सर ये मैंने कमेंट आपका डाल दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने की संभावना भी भरपूर है इस क्वेश्चन की। अगर आप इस चैनल पर रहोगे ना तो सिलेक्शन होगा, मेरा वादा है। क्वेश्चन की क्वालिटी मेंटेन करते हुए मैं आपको दे रहा हूँ। द जूल थॉमसन इतने आपको लोग प्रिंटेड क्वेश्चन दे रहे हैं, लोग आपको केवल माहौल बना रहे हैं, लेकिन जब उनसे क्लास में आप अटेंडेंस जाइए और क्लास में देखिए तो टेस्ट ले रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप पढ़ने जाइए ना उनकी क्लास में तो फिर बस केवल वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिखा करके पूरे टाइम। यहाँ बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ज्वाइन किया और इलाहाबाद के अंदर ही ये चल रहा है। इलाहाबाद आप जबकि कोचिंग का बेस्ट हब मानते हैं, लेकिन पीजीटी टीजीटी की हालत ये है कि पीजीटी टीजीटी आज वो भी वही पढ़ा रहे हैं, वहीं उन्हीं कोचिंग्स में जो जिनसे आज तक पीजीटी निकला नहीं है वो पढ़ा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सोचने वाली बात है कि अगर आप पीजीटी टीजीटी को पढ़ा रहे हो तो 100% वो एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना चाहिए। अगर आपने नहीं किया है तो एक बार करके अपने बच्चों को ज़रूर बताइए कि एक बार चाहे कैसे भी एनी हाउ आप मेहनत करें और निकाल करके दिखाएं तो उन स्टूडेंट को भरोसा हो जाए कि जिस टीचर से मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो उसके क्वालिफिकेशन उसकी पूरी है, क्या वो पीजीटी को पढ़ा रहा है तो पीजीटी क्वालिफाइड तो होना चाहिए यार। कम से कम ये तो जरूरी है कि पता लगा इंटर क्लास को पढ़ाने के लिए इंटर ही वाला पढ़ाए तो इंटर पास तो हो ही जाए यार, कम से कम इतना तो गनीमत रहे। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीजीटीज 2000 में शायद ये आया भी था और 2001 में भी आया क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका जवाब जरूर देंगे। तो जरूर बताइए इसका जवाब क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो सी ऑप्शन पर जाना चाहिए, यानी कि जो प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट एंथैल्पी पे गिना जाता है, उसी को हम लोग जूल थॉमसन कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन भी किसी से कम नहीं है। इन जूल थॉमसन एक्सप्रेशन इन जूल थॉमसन एक्सप्रेशन, ठीक है। पहला ऑप्शन इसमें दिया है, पहला ऑप्शन है ds इज इक्वल टू, बी ऑप्शन इसमें दिया है डी जी इज इक्वल टू, सी ऑप्शन दिया है डी ई इज इक्वल टू, ई का मतलब इंटरनल है 0, और डी ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया है डी एच इज इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट क्या चीज़ है यहाँ पर, ये आपको मेरे हिसाब से बता देनी चाहिए कि भैया सर ये यहाँ पर कांस्टेंट है। अभी के अभी मैंने बताया कि एट कांस्टेंट एंथैल्पी की बात होती है यहाँ पर, तो फिर इसका मतलब एंथैल्पी ही कांस्टेंट हुई। जब एंथैल्पी कांस्टेंट हुई तो इसको मुझे डार्क कर देना चाहिए, यही इसका आंसर भी है। ये क्वेश्चन पढ़ के जाओगे ना तो मेरा भरोसा लीजिए आप, ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे और यही क्वेश्चन आपको मदद भी करेंगे, सिलेक्शन में भी आपको 100% हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर पसंद आ रहे होंगे, 100% पसंद आ रहे होंगे। अब ऐसे क्वेश्चन भी अगर आप नहीं लगाएंगे ना तो सिलेक्शन से दूर हटते चलिए, इसलिए थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर लगाइए। एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ये सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है इसलिए इन पर विशेष तरीके से ध्यान दीजिए। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नंबर ए, क्या बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? बी, फ्रीजिंग पॉइंट क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? सी, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कॉलिगेटिव है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? डी, वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर क्या कॉलिगेटिव है? ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसमें केवल ऑस्मोटिक प्रेशर है, आपको बताने की कोशिश करूंगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर लगा लेने चाहिए
देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव, वेपर प्रेशर नहीं है। डिप्रेशन यानी कि जो आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो कोलिगेटिव है, लेकिन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप फिर भी अगर अनुसर को एक बार भी कमेंट करने में आपके हाथ कांप रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी, मत करिए कोई कमेंट, है ना। लेकिन हाँ, आपका इतना तो अधिकार का होता है कि जो टीचर आपको कुछ दे रहा है तो कुछ तो आप एक बार हाय हूँ कर ही दीजिए, तो भी अच्छा लगेगा कि सर जो है क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं। इतना ही लिख दीजिए कि हम पढ़ रहे हैं, कुछ मत लिखिए, मेरी तारीफ मत करिए। डेल्टा जी नॉट इज जीरो, इज डेल्टा जी नॉट, जी नॉट का मतलब यहाँ इज जीरो फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन। केमिस्ट्री का बेस्ट प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और हमेशा करते रहे भी हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपको हमेशा आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जो क्वेश्चन आपको कलेक्ट करने में मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत मैं आपको करके देता हूँ। इसलिए थोड़ा सा चाहता हूँ, यहाँ पर के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इज इक्वल टू क्या है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर जीरो कर दी गई है, और डी ऑप्शन में यहाँ पर के इज इक्वल टू 1 कर दिया। तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो जाती है तो उस सिचुएशन में फिर आंसर क्या आना चाहिए। देखिए, डेल्टा जी की वैल्यू अगर जीरो हो जाती तो के की वैल्यू यूनिट आनी चाहिए, मेरे हिसाब से के की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यूनिट आनी चाहिए, तभी आप आंसर को निकाल पाएंगे, अन्यथा आप आंसर को नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर अगर आप ध्यान दो तो आंसर में आप भी दिमाग लगा लीजिए, मैं भी लगा लेता हूँ। डेल्टा जी नॉट जीरो, तो जी नॉट जीरो का मतलब हुआ कि यहाँ पर केसी, केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जीरो नहीं हो सकता है, ये वैल्यू हमेशा यूनिट रहेगी। जब ये यूनिट रहेगी तभी मल्टीप्लाई जीरो से होगा, क्योंकि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा 2.303 माइनस की वैल्यू के साथ में चलता है 2.303, है ना, एन आर टी लॉग, लॉग के सी। अगर ये फैक्टर जीरो करोगे तो अभी यहाँ पर लॉग गड़बड़ा रहा है, तो लॉग 1 की वैल्यू जीरो होती ना, तभी के सी की वैल्यू जब 1 करोगे तब ये जीरो फैक्टर हो पाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे आंसर जो है वो यहाँ पर क्या लगाना चाहिए, ये आंसर लगाना चाहिए, जिससे कि मैं आंसर एग्जैक्ट आपको समझा पाऊँ। तो ये क्वेश्चन भी जरूर लगाइए, और ऐसे क्वेश्चन जो आपको मदद करेंगे वो क्वेश्चन जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर आप परेशान होंगे। ठीक है, जो टॉपिक सिलेबस में नहीं हो लीव कर देना। मैं ईएमआरएस और बीपीएससी दोनों का जो है वो टॉपिक लेकर के चल रहा हूँ, इसलिए दोनों को आप इम्पोर्टेंट डाल करके पढ़िएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। ऐसे ही मतलब इसमें जो नहीं हो वो आप लीव कर देना। क्वेश्चन नंबर 11 पर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द डार्क पर्पल कलर, ये क्वेश्चन आया भी था, द डार्क पर्पल कलर ऑफ KMNO4 इज ड्यू टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों होता है इसका पर्पल कलर। नंबर 1 ए पार्ट, क्या डी टू डी ट्रांजिशन की वजह से होता है, डी टू डी ट्रांजिशन की वजह से ऐसा है, या फिर बी पार्ट लिगेंड फील्ड ट्रांजिशन है, लिगेंड, LI मतलब लिगेंड फील्ड ट्रांजिशन की वजह से है, लिगेंड फील्ड ट्रांजिशन की वजह से है। सी पार्ट, क्या चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन की वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन की वजह से, या डी पार्ट सिग्मा पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से, ट्रांजिशन की वजह से, टी हो गया बहुत जगह, ट्रांजिशन की वजह से। तो इसमें बहुत बुद्धि आपको नहीं लगानी, ये क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी आप खटाक से निकाल देंगे, बहुत लंबा समय आपको इसके लिए नहीं चाहिए। बता दो जल्दी से, आया था पीजीटी में 2021 में आया था, चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट में ही जाएगा।
इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है वो भी मैं आपको बताने के लिए बिल्कुल 100% रेडी हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, नोट कर लो, ठीक है। मैच द लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मैच द लिस्ट, लिस्ट को आपको मैच करना है। और ऐसे क्वेश्चन परेशान भी करते हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिए, इनको हल्के में ना लीजिएगा। लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 1 दे रखी है, और यहाँ पर लिस्ट 2 दे रखी है, ठीक है। लिस्ट 1 में लिखा है लिवर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है इन्होंने पी, यहाँ लिखा है क्यू, यहाँ पर आर, यहाँ पर एस। यहाँ पर ऑप्शन दिया लिवर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद यहाँ पर दिया साइटोक्रोम, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। उसके बाद हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ठीक है। सेकेंड लिस्ट में आ जाइए, इसमें ऑप्शन दिए 1 2 3 4 5 और 6। पहले वाले में दिया है कॉपर एट द एक्टिव साइट, कॉपर एट एक्टिव साइट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है आयरन एंड कॉपर, आयरन एंड कॉपर एट एक्टिव साइट, एक्टिव साइट। तीसरे ऑप्शन में दिया है जिंक एट एक्टिव साइट, जिंक एट एक्टिव साइट। फोर्थ वाले पे दिया है आयरन एट एक्टिव साइट। नेक्स्ट आपको दिया है मोलिब्डेनम एट एक्टिव साइट, एक्टिव साइट। और उसके बाद दिया है कॉपर एंड जिंक एट एक्टिव साइट। ईमानदारी से बताइएगा, क्या ये क्वेश्चन आपने पढ़ा था? ऐसे क्वेश्चन में आपने कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे होंगे जिन्हें आपने आज पढ़ के जाना होगा कि नहीं, क्वेश्चन सर ने जो बताए हैं वो वाकई में अच्छे हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी और डी ऑप्शन, यहाँ पर वही पी, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर आर और यहाँ पर एस। अब इनमें ऑप्शन डाल देता हूँ मैं फटाफट। यहाँ पर पड़ा है 6, यहाँ 214, 6214। यहाँ पर बी पार्ट में चले जाइए, 3214। यहाँ पर 3, यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ पर 5। यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर आपका 1 और यहाँ पर। तो ये ऑप्शन भी आपके सामने है। क्या आप आंसर को बताने में सक्षम हैं? लिवर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब लिवर में दिक्कत आती है तो लिवर के लिए जो हार्मोन, मतलब जो एंजाइम गड़बड़ाता है, वो एंजाइम क्या होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से जिंक एक्टिव साइट पर होगा। तो लिवर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम हो वो क्या करेगा, वो मेरे हिसाब से जो है वो जिंक एक्टिव साइट पर होना चाहिए, तभी ऑप्शन आएगा। तो यानी कि पी वाले का ऑप्शन मेरे हिसाब से थर्ड सेट होना चाहिए। यानी अब मैं कर रहा हूँ, आप भी देखिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं ही बोल रहा हूँ वही सब सत्य है, ऐसा कुछ नहीं है। सत्य पता लग जाएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर चले आइए। नेक्स्ट ऑप्शन में साइटोक्रोम, ये तो साफ ही दिखाई दे रहा है कि साइटोक्रोम का मतलब हो गया ये आयरन और कॉपर की वजह से है ऑक्सीडेज। तो यहाँ पर क्यू का सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। आर वाले का हीमोसाइनिन, नाम ही बता रहा है बहुत कुछ, नाम बता रहा है कि हीमोसाइनिन, साइनिन मतलब कॉपर से चल रहा है ना। उसके बाद एक बचा है एस, ये एस ऑप्शन जो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, जाना चाहिए इनमें से कौन सा हो सकता है? हिम मायोग्लोबिन है ना, मायोग्लोबिन तो फिर आयरन का ही हो गया ना, तो ये फोर्थ जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आंसर इसका फिर हो जाता है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा होगा फिर बताइए भैया। इसके अकॉर्डिंग आंसर फिर बी आना चाहिए। यही आंसर सेट होना चाहिए। आप लोग भी
चेक करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन करना जरूर चाहिए, मेरे हिसाब से जरूर करना चाहिए। कारण क्या होता है कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जब आते हैं ना तो इंसान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एंजाइम से जुड़े हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 13 कह रहा है द कॉम्प्लेक्स विद मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहां पर दिया है, ए ऑप्शन दिया है COCl4 ऊपर 2 नेगेटिव, बी ऑप्शन दिया है COH2O का होल 6 ऊपर 3 पॉजिटिव, सी ऑप्शन दिया है COF3H2O का होल थ्राइस, कोई चार्ज नहीं, फिर COF6 CO कोबाल्ट वाला और F6 ऊपर लगे हैं 3 नेगेटिव। तो भाई मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी उसकी होगा जहां लिगेंड जो है वो स्ट्रांग होगा, और जहां स्ट्रांग होगा वहां मैक्सिमम, और जहां वीक होता है वहां मिनिमम हो जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कोबाल्ट के केस में जो H2O जुड़ता है वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। इसका मतलब यहाँ पर भी एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शनल है, वरना आप यहाँ ढूंढते रह जाओगे, लगेगा तो वीक, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आ जाइए, एक नाम और लिख लेते हैं जरा, आते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ही। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आप इसको ध्यान में दीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ मैं जनरली बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक चलिए आईपीएससी से थोड़ा हट जाता हूँ, मुझे एक क्वेश्चन और भी अच्छा लग रहा है, वो भी मैं BF3 इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन सेवरल इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इन सेवरल इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है, नंबर ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर है इसका, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर है इसका। बी ऑप्शन वीक रिड्यूसिंग एक्शन है। सी ऑप्शन स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड है। लुइस एसिड नेचर है। डी ऑप्शन वीक लुइस एसिड करेक्टर है। क्या होना चाहिए? 14 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको मेरे हिसाब से जवाब देना चाहिए कि जो BF3 है वो वीक एसिड तो है, वीक लुइस एसिड है, यही करेक्टर की वजह से इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ये यूज होता है, लेकिन ये इसकी वजह से कैटलिस्ट की तरह इसलिए यूज हो रहा है कि वीक लुइस एसिड करेक्टर ये रखता है। यही इसका ऑप्शन हुआ। तो 14 क्वेश्चन आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के धमाकेदार क्वेश्चंस पर। उन क्वेश्चंस को भी हम ध्यान देंगे जिन पर आपको एग्जामिनेशन में भी मदद मिले, जिन क्वेश्चंस पर आपको एग्जामिनेशन में मिलने के भी चांस बढ़े, हम उन क्वेश्चन को भी अब नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाले क्वेश्चन जो मैंने अभी बताए हैं ये क्वेश्चन जरूर ही अच्छे लगे होंगे। एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखे रहिए और हमारे साथ बने रहिए। इंतजार की घड़ी धीरे धीरे खत्म जरूर होगी, लेकिन हाँ ये मैं पूछ रहा हूँ द कंपाउंड ये एक दूसरे के क्या है? द कंपाउंड्स गिवन बिलो
ये आपस में है क्या, इनकी दोस्ती क्या है, वो बताने की कोशिश करिए आप। यहाँ पर मैंने ये रिंग बना दिए, 2 हेक्सागन रिंग मैंने बना दिए। यहाँ पर मैं डार्क शेड कर देता हूँ, यानी कि बेज लाइन बना देता हूँ, बेज लाइन, और यहाँ पर मैं शेडेड इस तरीके से डैश लाइन जिसे बोलते हो। यहाँ मैंने COOH लगा दिया, यहाँ पर मैंने OH लगा दिया। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जरूर बताइएगा कि अनुसार आज आपने स्टैंडर्ड मेंटेन किया, क्या वो आपके लायक है या नहीं है, या यूं ही आपने हमारा समय खराब, जरूर बताइएगा। समय आपको खराब लगता हो तो बोल देना कि सर आपने आज मेरा समय खराब कर दिया है, तो मैं भी सोचूंगा कि नहीं, इसका मतलब है मुझे इस तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए, मैंने बच्चों का समय खराब। अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको मिलता है एग्जामिनेशन में, तो शायद मैं समझूंगा कि आपका जो समय था वो खराब नहीं हुआ, आप सफलता के उस सीढ़ी पर चढ़े हैं जिस पर आपको चढ़ना चाहिए। क्या ये इनेंशियोमर्स हैं? क्या ये दूसरे एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं? क्या ये एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं? आइडेंटिकल हैं? क्या ये एक दूसरे के लिए रेगिमर्स हैं? है ना, रिजियो आइसोमर्स भी बोलते हैं, मैं फिर तो आप चलिए रिजियो आइसोमर्स बोल लीजिए, रिजियो आइसोमर्स हैं। क्या ये एक दूसरे के लिए डायस्टीरियोमर्स हैं? तो एक बार आप स्टीरियोमर्स, एक बार आप सोच लीजिए कि आखिरकार इसका जवाब क्या देना चाहिए। सर को इसका जवाब क्या दें? क्या इनबॉक्स में जाकर के कमेंट में आप डाल सकते हो कि सर इसका जवाब ये है? मुझे तो दोनों एक ही से दिखाई दे रहे हैं। अगर मुझे एक ही से दिखाई दे रहे हैं तो क्या आपको एक से दिखाई दे रहे हैं? तो मेरे हिसाब से तो आइडेंटिकल ही मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रक्चर पलट के बनाया गया, बाकी कुछ नहीं किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन करते हो आप, तो मैं समझता हूं कि शायद ये क्वेश्चन भरपूर आपके लिए होंगे। इस चीज का ध्यान दीजिए। उसके बाद बताना है यहाँ पर द कॉन्फ़िगरेशन RS बताना है। RS कॉन्फ़िगरेशन, RS कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6। कंपाउंड बना करके दिखा रहा हूं, ऑप्शन आप बताइए। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किए हैं तो फिर कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन की भी शॉर्टेज नहीं रहनी चाहिए एग्जामिनेशन में, जरूर करिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन है। यहाँ पर कार्बन नंबर 1 ये है और 6 नंबर का कार्बन, दोनों मैंने बता दिए। ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया है 1s, 6s। बी ऑप्शन दिया है 1s 6r। सी ऑप्शन दिया है 1r 6r। डी ऑप्शन आपका दिया है 1r 6s। ये आपके सामने ऑप्शन है। अब आप जरूर बताइएगा कि आखिरकार इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, जवाब आपको देना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैं 1 पोजीशन को देख लेता हूँ। 1 पोजीशन में अगर मैं देखता हूँ कि सेम कंडीशन यहाँ पर नहीं मुझे दिखाई दे रही, सेम कंडीशन नहीं दिखाई दे रही, तो इसका मतलब हुआ मेरे हिसाब से यहाँ पर आंसर 1s आना चाहिए। 1 पोजीशन पर 1s आना चाहिए, ये मेरा अनुमान, मैंने आपको हिंट दे दिया। 1 पोजीशन पर 1s आना चाहिए। 6 पोजीशन पर आप देखिए कि इधर इधर भी दोनों सिमिलर नहीं है, सिमिलर ग्रुप दोनों भी नहीं, दोनों ही एस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जवाब आपका ये होना चाहिए। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएंगे कि सर आपने जो जो बताया है, क्या ये नोटेशन सही है नहीं है, या सही है तो बताइएगा, जरूर बताइएगा, जिससे मुझे भी लगेगा कि नहीं मैंने सही दिशा में आपको पढ़ाया है, सही दिशा में आपको क्वेश्चंस करवाए हैं। अन्यथा मेरे अंदर भी थोड़ा सा दर्द बना रहेगा कि नहीं आपने जवाब नहीं दिया, तो मैं भी सोचूंगा यार पता नहीं क्वेश्चन अच्छे लगे आपको नहीं लगे। तो ऐसे क्वेश्चन के जवाब भी आप हमें दीजिएगा, और जब आप जवाब देंगे तो फिर मुझे भी एक भरपूर उम्मीद लगी रहेगी। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो भी। अब केवल 4 क्वेश्चन की छड़ी बची है, वो भी मैं पूरी करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट is prepared from
इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इससे बनता है नंबर 1, ए ऑप्शन दिया है, बेंजॉइन कंडेंसेशन से बनता है, बेंजॉइन कंडेंसेशन से बनता है, कंडेंसेशन, बेंजॉइन कंडेंसेशन से बनता है। बी ऑप्शन एल्डोल कंडेंसेशन से बनता है, एल्डोल कंडेंसेशन। सी ऑप्शन क्लेजन कंडेंसेशन से बनता है, और डी ऑप्शन डैकमेंस कंडेंसेशन से बनता है, डैकमेन कंडेंसेशन से बनता है। तो प्लीज इसका जवाब भी आपको देना चाहिए मेरे हिसाब से। ये जवाब क्या होगा, ये तो आपको सिंपल सा पता है कि सर इसका जवाब सी होगा। क्या ये एग्जैक्ट है? अगर सही है तो फिर अनुसर के बॉक्स में जाकर फटाक से बताइए कि बिल्कुल सर आप सही बता रहे हैं। क्लेजन कंडेंसेशन ऐसी रिएक्शन है जिसमें इथाइल एसीटोएसीटेट, ये मतलब एस्टर है, इसका प्रिपरेशन किया जाता है। और ये आपने पढ़ी भी होगी, अगर आपने एसीटोएसिटिक एस्टर पढ़ा है तो जरूर पढ़ी होगी आपने, तो इस रिएक्शन को भी ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और है जो आपको परेशान कर सकता है, ठीक है, जो आपको परेशान कर सकता है। क्वेश्चन है कि विच आउट ऑफ दीज, विच आउट ऑफ दीज कंपाउंड्स, कंपाउंड्स अंडर बेसिक, अंडर बेसिक कंडीशंस undergo self condensation, self addition, self addition। बहुत ही जबरदस्त पीडीएफ आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे तो ये पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मैंने एक कंसेप्ट बना लिया है कि जो भी लोग टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे वहीं पर पीडीएफ डालूंगा। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो फिर फट से आप जो है उठा लीजिए। एसिटल डीहाइड, बी फॉर्मेल्डिहाइड, सी बेंजल्डिहाइड, डी। तो आप हमें बताएंगे कि इसका जवाब क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब भी आपको दिख गया। जो सेल्फ एडिशन प्रोडक्ट में एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू बनाते हैं, तो मतलब मेरा हिसाब से फिर ए ही ऑप्शन इसमें करेक्ट जाना चाहिए। और अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करके जरूर जाइए एग्जामिनेशन में, आपको इसी कैटेगरी के और भी क्वेश्चन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ करके मत जाइएगा, करके जरूर आइएगा, जिससे कि हम आपके जवाब ये देख पाए कि सर आपने जो पढ़ाया था उससे हमें बेनिफिट हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा द रिएक्शन, द रिएक्शन, एक रिएक्शन मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, ये रिएक्टेंट, सॉरी, यहाँ पर बी आर लगा है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड से ओ लगा है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराई गई है और प्रोडक्ट आपका ये बन गया, यानी कि चेन घट गई और यहाँ पर COOH ऐड हो गया। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इज एन एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है? सबसे पहले तो ये क्या वुल्फ रीअरेंजमेंट है? वुल्फ रीअरेंजमेंट है क्या ये? ये वुल्फ रीअरेंजमेंट है? बताइएगा ईमानदारी से। बी ऑप्शन, क्या ये सेमी बेंजिलिक मैकेनिज्म है? सेमी बेंजिलिक मैकेनिज्म है। और डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन रह गया। सी ऑप्शन जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ, क्या ये स्टीवन रीअरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है? स्टीवन रीअरेंजमेंट दिखाई दे रहा है आपको? रीअरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। और डी ऑप्शन आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्या है बैगनर, बैगनर मेरवेन पढ़ाई थी मैंने, मेरवेन रीअरेंजमेंट है। ठीक है ना, बताइएगा इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। अगर आपने बता दिया तो मैं जान लूंगा कि आप पूरी भरपूर तैयारी आपकी सही। मेरे हिसाब से ये सेमी बेंजिलिक
सेमी बेंजलिक रीअरेंजमेंट है। अगर आप सही हूँ तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अगर मैं सही नहीं हूँ तो फिर एक बार करेक्ट आंसर भी आप दे दीजिए कि सर इसका करेक्ट आंसर ये होगा। लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20th, इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे और फिर मिलेंगे आपको एक बेस्ट क्वेश्चन पैटर्न के साथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, द रिएक्शन ऑफ 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन विद मेटेलिक सोडियम इन डाइऑक्सिन अंडर रिफ्लक्स। ठीक है, क्या बनाएगा गिब्स, प्रोडक्ट क्या होगा? तो ए ऑप्शन दिया है Cl, सही नहीं बना है, साइक्लो कंपाउंड बनाना था ना। ये बनेगा बी ऑप्शन में Br, ये बनेगा सी ऑप्शन में Br, ये बनेगा डी ऑप्शन में। क्या ये बनेगा? तो जवाब आपको देना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बताने की कोशिश भी करूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। मतलब इम्पोर्टेंट होता है, इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। देखिए, द रिएक्शन ऑफ द 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। तो यहाँ पर पहले तो मैं आपको ये बताऊं, ये साइक्लोब्यूटेन हो गया। 1 पर अगर यहाँ पर Br लगा दिया मैंने, और 3 पर 1 2 3 पर क्लोरो लगा दिया। ठीक है, इसको अगर मैं रिएक्शन मेटेलिक सोडियम से कराता हूँ, तो मेटेलिक सोडियम से जब मैं कराऊंगा तो ये 100% श्योर है कि Br जल्दी बेटर लीविंग ग्रुप है, तो Br यहाँ से लीव कर जाना चाहिए। तो जवाब आपका क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब का इंतजार मैं आपसे करूंगा। डाइऑक्सिन रिफ्लक्स होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर है, इस क्वेश्चन से प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर आप मुझे प्रोडक्ट बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि इनमें से कौन सा आंसर इसका बेस्ट आंसर होगा। आपका इंतजार करूंगा इनबॉक्स में, इसका जवाब आप दीजिएगा। और अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, इस पीडीएफ को अपने पास सेव करना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, और वो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, इस नंबर पर है 94 73 70 27 11। इस पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और इस पीडीएफ को लीजिए, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ हमें ज्वाइन कर सकते हो आप। हमारी वेबसाइट को आप नोट कर सकते हो www.aromachemistryclasses.com, chemistryclasses.com। तो कैसी लगी वीडियो, कैसे लगे क्वेश्चंस, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर के। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू।